नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार प्रवीण मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था बीपीएससी टीआरई 4 के साइंस से संबंधित उस सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है जो आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है तथा एटीपी निर्माण का प्रमुख स्थान है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहा जा रहा है, और दूसरा आपको कहा जा रहा है कि एटीपी निर्माण का प्रमुख स्थान है। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एटीपी निर्माण का प्रमुख स्थान क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोई भी झिल्ली बंद जो कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। इसमें आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जितने भी झिल्ली बंद कोशिकांग होंगे, ठीक है ना, झिल्ली युक्त कोशिकांग ये सब आपको पाया जाएगा कहाँ पे, यूकैरियोटिक में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है, उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जो हो गया उससे पदार्थों का आवागमन हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। चलिए, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसके बाद केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा ये। फिर आप देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। राइबोसोम्स की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण कर लिया, प्लाज्मा झिल्ली पदार्थों का आवागमन हो गया, और साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव भाग है जहां पे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नष्ट होने लगे तो सबसे पहले किस कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी में मौजूद होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है, जिसे रेस्पिरेटरी कैरियर भी कहा जाता है, जो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। तो अगर आरबीसी नष्ट होने लगेगा तो इससे किस पर प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहिएगा कि सर ऑक्सीजन परिवहन पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम देखें यहाँ पे कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो रेस्पिरेटरी कैरियर कहते हैं। इसके बाद इसके कमी से आप देखिएगा कि शरीर में ऑक्सीजन की क्या होने लगेगी, कमी होगी, जिससे अनेमिया भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होगा, तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार निर्वात में होगा। और आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप कहिएगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक ये भी बात याद रखना है कि अपवर्तनांक और जो वेग है, अपवर्तनांक और प्रकाश के वेग में उल्टा संबंध है। अर्थात अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है तो वहां पर प्रकाश का वेग कम होगा, और अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं इसके एनालिसिस में कि प्रकाश का वेग अधिकतम आपको मिल गया निर्वात में, ये बता ही दिए। फिर अन्य माध्यमों में अपवर्तनांक के कारण वेग क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज मेलिटिस होता है। तो ये दोस्तों किसकी कमी से हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से हो जाएगा। और इंसुलिन का स्राव कहां से होता है, तो पैनक्रियाज में जो बीटा कोशिकाएं उपस्थित हैं वहां से इसका क्या होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से इसका स्रावन होगा, ठीक है, इंसुलिन का। और इसकी कमी से क्या होने वाला है, तो इसकी कमी से मधुमेह होता है। चलिए,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय पैनक्रियाज के बीटा कोशिकाएं करती हैं और इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है और आपको डायबिटीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल नेट फोर्स शून्य हो, तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर नेट फोर्स परिणामी बल शून्य होगा तो वैसी स्थिति में आप उसे बोलिएगा संतुलित बल, ठीक है, बैलेंस फोर्स आप उसे कहिएगा। आप किसी भी वस्तु पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इधर मान लेते हैं कि आपने 5 न्यूटन का लगाया और इधर भी आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए इसका साइन हम लोग माइनस यूज करेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स आपसे बोले तो आप कहिएगा कि सर नेट फोर्स इक्वल्स टू आप लिखिए F1 प्लस F2 आप लिखिए। फिर यहाँ पर F1 कितना है तो आप कहिएगा 5 न्यूटन है, प्लस F2 भी आप लिखिएगा 5 न्यूटन, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप यहाँ पर किस साइन का यूज कीजिएगा, माइनस साइन का यूज कीजिएगा। और यहाँ पर अगर टोटल आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा 0, चूंकि ये प्लस 5 न्यूटन और माइनस 5 न्यूटन कैंसिल हो जाना है तो 0 बचेगा। तो वही यहाँ पे शून्य हो गया और ये शून्य हो गया, तो आप इसे क्या कहिएगा, बैलेंस फोर्स कहिएगा। जबकि आप याद कीजिए कि न्यूटन ने जो पहला नियम दिया था उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसमें असंतुलित बल का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। जबकि ये तो संतुलित बल पे आ गया ना, ये तो बोल रहा है कि नेट फोर्स यहाँ पर शून्य हो रहा है और नेट फोर्स शून्य हो रहा है, इसका मतलब ये संतुलित बल हो गया। तो हम देखें कि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जब कोई भी वस्तु अपने अवस्था को, अपने विरामावस्था को या फिर गत्यावस्था को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, ठीक है, तब तक वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल नेट फोर्स शून्य हो तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु क्या करेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि वस्तु विराम में रहेगी या समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो चुका है, 0 हो चुका है और न्यूटन का पहला गति नियम संतुलित बल के लिए नहीं है, वो असंतुलित बल जब लगेगा तब जाकर के ही वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो हो नहीं रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगी या समान वेग से सीधी रेखा में वो चलती रहेगी, ठीक है। चलिए तो आप देखिए कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है, इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी हम लोग जानेंगे। हालांकि जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और यदि परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह AB+ है, AB+, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे या फिर आपको ध्यान में होगा और नहीं भी होगा तो हम बता रहे हैं आपको 2 बातें याद रखनी है कि यूनिवर्सल डोनर की कौन होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की अगर हम बात करें तो आप कहिएगा कि सर ये दोनों है क्या। यूनिवर्सल डोनर वो ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका O- आ जाएगा, ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट की अगर हम बात करें जो सभी से ले सकता है तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका AB+ आ जाएगा जो सभी से ले सकता है। तो हमसे तो वही बोल रहा है कि AB+ है किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, तो वह किस रक्त समूह से प्राप्त कर सकता है। अब चूंकि AB+ जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये किसी से भी ले सकता है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर A, B फिर AB और O, ठीक है, RH के अनुसार ये कोई भी इसमें ब्लड ग्रुप आ गया, लेकिन आपको RH का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय नहीं है, ठीक है, हमसे बोल रहा है कि अम्लीय नहीं है। तो आप देखिएगा तो आप कहिएगा कि सर HCl जो है ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। H2SO4 कहिएगा तो ये कहिएगा कि सर ये तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ये। फिर
ये HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। और फिर ये आपका बीच में क्या है, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कौन अलग है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो इसमें बेस कौन है। बेस आप देख लीजिए कौन है इसमें, आपका ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका बेस हो गया, मतलब कि ये अम्ल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि की तीव्रता लाउडनेस मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो आपको एक संबंध याद रखना है, और कौन सा संबंध याद रखना है, तो रिलेशनशिप आपको याद रखना है। अपना रिलेशनशिप आपको नहीं याद रखना है, उसको भूल जाइए, क्योंकि वो कभी काम नहीं आने वाला है। इसका रिलेशनशिप ही आपको काम आएगा। तो यहाँ पे जो लाउडनेस हम देखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। ठीक है ना, मतलब कि आयाम के वर्ग का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आयाम हो गया। ठीक है, आयाम। अब आप बताइए जरा, आप क्या आंसर मारिएगा, तो आप आराम से कह दीजिएगा कि सर आयाम हो जाएगा। मतलब कि यदि हम आयाम को बढ़ाते हैं तो लाउडनेस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहां देख लीजिए, उसी से संबंधित है कि ध्वनि तरंग आयाम के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि अगर आप बढ़ाइएगा तो वो भी, मतलब आयाम बढ़ाइएगा तो प्रबलता भी उसकी, लाउडनेस भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी हो जाएगा फीमर, जो कि जांग का हड्डी होता है। ठीक है ना, जांग की हड्डी। ठीक है, तो ये फीमर आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये तो हो ही गया। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है ना, जिसमें परिमाण प्लस दिशा, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, उसे ही आप क्या कहिएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहिएगा, सदिश राशि आप कहिएगा। तो इसमें देख लीजिए, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा। वेग में ही आपको क्या देखने को मिलता है, परिमाण और दिशा दोनों देखने को मिलता है। तो वेग हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हमारा ये हो गया सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक आपको हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी जो है वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ये चांदी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, कार्य से पहले हम लोग ये समझते हैं कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए जो है, अगर पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो पहला तो हो जाएगा आपको केंद्रक पहला आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, सेकेंड हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड हो जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीन जगह में क्या देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है। और डीएनए का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य हो जाएगा दोस्तों आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। ठीक है, तो जो नेचुरल पेसमेकर है, जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल रखता है, वो इसमें से कौन सा है। तो इसका आंसर चलिए जल्दी कीजिए, ये क्लास में बहुत बार हो चुका है और गलत नहीं होना चाहिए। तो आप कहिएगा
कि सर SA नोड जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। तो आप सीधे सीधे ये समझिए कि किसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होगा। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा एक ही नाम दिख रहा है और वो है हमारा विटामिन के, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, तो रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनेगा। तो और भी विटामिन की कमी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। विटामिन ए की कमी से जो है, देखिए यहाँ पे ए की कमी से क्या आपको देखने को मिलेगा, ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये हो गया रतौंधी। बी की कमी से आप क्या बोलिएगा, तो बी की कमी से आप बेरी बेरी बोलिएगा। ठीक है, कि इसकी कमी से बेरी बेरी होगा। सी की कमी से आप क्या बोलिएगा, तो इसकी कमी से स्कर्वी होगा। डी की कमी से आप क्या बोलिएगा, तो डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट। ई की कमी से जो है वो जो फर्टिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम इसमें हो गया, फर्टिलिटी प्रॉब्लम। और के की कमी से हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि रक्त का थक्का जमने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों में से एक का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि अगर समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों में से एक का अगर हम वेग दो गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो आप गतिज ऊर्जा का पहले बताइए कि क्या होता है फॉर्मूला। तो गतिज ऊर्जा आप कहिएगा कि सर हाफ mv² होता है। ठीक है, और एक बात आपको देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछे कि इसको इतना गुना कर देंगे तो फलाना कितना गुना हो जाएगा, उसमें आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि जिसके बारे में बोल रहा है कि इतना गुना कीजिए या फिर आधा कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, कुछ भी वहां पे आपसे पूछ दे, आपको एक ही चीज करना है। और क्या करना है कि जिसके बारे में बोले कि इतना गुना हम कर रहे हैं, तो आप बोलिए किसको कर रहा है। आप कहिएगा कि सर वेग को 2 गुना कर रहा है, तो हम वेग को तो रखेंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे। ठीक है ना, तो बाकी सबसे हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। और आप यहाँ पे देखिए, हम बस v² को रखे, वेग को कितना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, तो आप v के जगह क्या डाल दीजिए, आप v के जगह डाल दीजिए 2, आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है 4 गुना। तो आप कहिएगा कि सर ये 4 गुना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बोलता कि वेग को हम 3 गुना कर रहे हैं तो हमें बाकी से कोई लेना देना नहीं था, हम यहाँ पर सीधे सीधे भी के जगह क्या लिखते, 3 लिखते, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9 हो जाता। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको बोलेगा आप उसके स्थान पर रखिए और जो भी सॉल्व करना है आप कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का प्रश्न, आज का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए, तो सारे प्रश्नों को हमने देखा, सारे प्रश्नों का हमने एनालिसिस यहाँ पर देखा। और ये सीरीज देखिए आपके एग्जाम होने तक ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑलरेडी बहुत सारे सीरीज इसके हो चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देखिए उसको, और सारे सीरीज के क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि एग्जाम के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हम लोग अलविदा कहते हैं, अलविदा करते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।